जो न्यूक्लियर उन्होंने बनाया है 60% के ऊपर, वो है उनके पास, वो सुरक्षित रखा हुआ है। वो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो टोटल इधर उधर से पूरा क्लोज कर दिए हैं, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। वो जैसे उनको सेफ गार्ड करना है ईरान ने, वो सेफ गार्ड कर रहे हैं। उसमें सेकंड थॉट है ही नहीं कि कुछ भी बोल दें, ऐसा कुछ भी रिपोर्ट दे देते हैं, ऐसा कोई रिपोर्ट है ही नहीं। अब रहा जंग का जो अभी जो चल रही है, अभी ये देखिए, आज वो वही इनका भी मोहसिन रजाई जो नए अभी नेशनल सिक्योरिटी चीफ बने हैं, उन्होंने साफ बोला है कि जो हमारे कंडीशंस हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में रहेगा, पूरा फ्रोजन अमाउंट पैसा आना है, और पूरे वॉर जितने फ्रंट्स में है पूरी जगह बंद होना है। ये जो एमओयू में इनके पॉइंट्स है ना, 14 पॉइंट्स में, उसमें से वो पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट हैं। वो जब तक नहीं होगा तब तक हम बंद रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये चीजें है ना, जो ट्रम्प साहब ने कल का स्टेटमेंट दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में है, मैं ओनरशिप हूँ। ऐसे वो कुछ भी बोलते रहता है। ऐसे लोग चाहिए ईरान को भी, है ना, ट्रम्प, नेतन्याहू जैसे लोग चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू अपने लिए लड़ रहे हैं। जब तक वो रहेंगे वो बच्चे रहेंगे। जिस दिन वो जंग खत्म हुई, उनकी मौत आखिर है, यानी कि उनको केसेस डाल देंगे, अंदर जेल में चले जाएंगे। इसी तरह वहां पर ट्रम्प साहब है ना, वो जब तक रहेंगे वो अपना जाति मुफाद देख रहे हैं। अमेरिका जाए भाड़ में, वो अमेरिका का कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अब देख लो, जितने भी हैं, एक स्टेटमेंट दिया, वहां बाजार में उछाल रहा है, ऑयल ऊपर गया नीचे गया, पूरे का पूरा उनकी फैमिली, उनके दोस्त कमा रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं पूरी अमेरिका का। अमेरिका बर्बाद होते हैं। जो अमेरिका की जितनी छवि थी, अभी देख लीजिए, जितनी भी वो दुनिया में इससे पहले, वार से पहले जो अमेरिका का सिंपति, यानी जो अमेरिका की विखार था, वो पूरी तरह खत्म हो गया है। किसकी वजह से? ट्रम्प साहब की वजह से। हर वक्त एक एक स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब ट्रम्प साहब को आप देख लिए कि उन्होंने बोल देते हैं कि सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, ब्रिजेस को उड़ा दूंगा। ऐसे जो जो स्टेटमेंट ये देते हैं ना, एक तरफ बोल रहे थे कि जब दंगे, मसलन जनवरी 7 को, जो 7 से पहले जो वहां पर सो कॉल्ड दंगे बोलो या कुछ भी बोलो, तो जहां पर हो रहे थे, तो उसमें उन्होंने साफ बोला हमारे सीआईए, मुसाद उनके तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे को वेपनाइज किए हैं। हाँ, कुर्दिस्तान से बहुत लोगों को भेजा था। उन्होंने ओपनली बता रहे हैं कि हम, एक तरफ बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं ईरान के, एक तरफ बता रहे हैं हम पूरे ब्रिजेस उड़ा दूंगा, पावर उड़ा दूंगा, कि आप वाटर डिसल ये उड़ा दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। ये चीजें, ये गुंडाइज्म के, ये इंसानियत को खत्म करने के, इससे क्या है, दुनिया में उसकी जो छवि है ना अमेरिका की, आप देख लीजिए वर्ल्ड रैंकिंग में पासपोर्ट की, पहले क्या थी आज क्या है, वार से अच्छा, तो पहले क्या यानी है कि अमेरिका की अमेरिका को पासपोर्ट जो की, आज क्षति क्या है। पहुंच रही है ग्लोबल लेवल पर, वो सिर्फ जी। इजराइल की वजह से पहुंच रही है? रवि करकरा जी, ऐसा है क्या? इजराइल जो कहता है अमेरिका वही करता है? देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मतलब कि हम लोग तब से इतने महीनों से बातें कर रहे हैं यहाँ पे। पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि 20 साल से ज़्यादा हो गया अमेरिका में, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इलेक्शन साइकिल्स देखी हैं, जो भारत में नहीं देखने को मिलती है और जो बाकी देशों में नहीं मिलता है, कि अमेरिका में मीडिया बेस्ड इलेक्शन होता है। आपको पहला समझना पड़ेगा कि ट्रम्प की साइकोलॉजी क्या है। वो एक शोमैन है। उसको हम कहते हैं शॉक एंड ऑ, मतलब कि करंट भी देना, उसके बाद उसको सेलिब्रेट भी करना। एक उनकी बड़ी क्लियर मीडिया स्ट्रैटेजी रही है। उनका अभी एक बड़ा क्लियर फोकस है। उनका फोकस ये है कि मुझे मिड टर्म किसी भी तरीके से जीतना है। ये बड़ा क्लियर फोकस है। आपको देखना पड़ेगा, 100 डेज मैटर करते हैं हर एक इलेक्शन में। और आपको याद है कि 2 साल पहले जब ट्रम्प पे जब एक अटैक हुआ था, कनपट्टी से उनको गोली गई थी, उसने पूरा जो कमला हैरिस का जो इलेक्शन जो था, पूरा उसको बदल दिया था। तो ये जो अभी सर ने बात बोली है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अमेरिकन वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया से इंगेज होता है। हम सोचते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा इंगेज है। आपको पता नहीं कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे जो है, स्पेशली जो मिड वेस्ट में जो है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा फैक्टर होता है चर्च का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, राइट। तो अगर आप देखिए, तो ट्रम्प की जो अभी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है। और इसमें जो नेतन्याहू जो गेम खेल रहे हैं, तो पर्सनल उनके व्यक्तित्व, जो उनका जो खुद की पर्सनालिटी, जो उन्होंने खुद कांड किए हुए हैं, उनको बड़ा क्लियरली पता नेतन्याहू को कि मैं वो लीक कर दूंगा। जो क्लिप्स हैं जिसके बारे में बहुत क्लियर है, उनके पास है। यहाँ पे मोसाद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, और आई थिंक फ्यूचर में कहीं कोई आगे सीरीज भी बनेंगी इसके ऊपर, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, ताकि सब कुछ खुल के निकल के आएगा। इसमें अल्टीमेटली जो लॉस जो है, देखिए, इसमें कोई भी वॉर होती है,
इसमें जो लॉस है वो सिर्फ ईरान का नहीं है या वो इसराइल का नहीं है। आपने देखा जीसीसी कंट्रीज की इकोनॉमी तहस नहस हो गई है, प्रॉपर्टी ट्रू। प्राइसेस 30% गिर गई है। अमेरिका में खुद इन्फ्लेशन हो गई, ग्लोबल सप्लाई चेन में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लॉस चल रहा है। पर अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, दूसरी तरीके से ये आ गया कि जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स का जो रीऑर्डरिंग हुई है कि नेटो की जो पूरी जो एक स्टैंडिंग है वो एक क्वेश्चन मार्क बन गई है आज की डेट में, चाहे ट्रम्प की वजह से ही और उनकी जो पोजीशन रही है इस वॉर को चल के। दूसरा, ब्रिक्स जो है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का रोल। ब्रिक्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वाड जो है वो एक फेलियर कोलिशन हो गया है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे मुझसे सीनियर और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो उसके बारे में शायद और भी ज़्यादा टिप्पणी करेंगे। लास्ट जो है एक जो एनर्जी मार्केट है, लोगों को ये पता लग गया दुनिया में कि ऑयल एंड गैस पे हम लोग नहीं डिपेंड कर सकते। और इसीलिए जो आपने देखा है जो इन्वेस्टमेंट्स और जो आपने देखा कि इंडिया में अनाउंस हो रहा है, न्यूक्लियर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोलर का बढ़ गया है। तो आई थिंक दिस इज आई वुड से पॉजिटिव थिंग दैट हैज कम आउट अनफॉर्चुनेटली, पर ये रियलिटी है एंड आई अच्छा, थिंक जब अमेरिका जानता अल्टीमेटली है कि इसमें उसके जो यहाँ पर सभी इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके यहाँ पर महंगाई दर बढ़ते जा रही है, बावजूद इसके वो इजराइल की दिखाई हुई राय पर बढ़ रहा है, तो मेजर जनरल राजन कोचर, इजराइल को खतरा है, वो हमेशा से ये कहता रहा है, ईरान और उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अमेरिका के लिए क्या ये ईगो क्लैश है कि मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्री हैं वो सब मेरे काबू में है, लेकिन ईरान मेरे काबू में नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस ईरान अमेरिका के काबू में नहीं है, और इसलिए इसको ईरान को एक अंकुश में डालना या कंट्रोल करना अमेरिका ने हमेशा, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प अकेले नहीं थे। अगर आप पीछे भी चले जाएं, और इसको रवि जी भी इसको सपोर्ट करेंगे इस आर्गुमेंट को, कि जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे 1979 के बाद, सबने एक एंटी ईरान पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी रही है। अब पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इस पर इस प्लान के ऊपर हमला हुआ। देखिए, जो प्लान का बाइडेन के टाइम भी डिस्कस हुआ था, उससे पहले भी डिस्कस हुआ था। अब जो मिलिट्री के कमांडर्स ने उस टाइम पे ये अपने प्रेसिडेंट्स को एडवाइस किया था दैट इट इज नॉट वर्केबल, बिकॉज ईरान एक ऐसा देश है, अगर आप उसका टेरेन एनालिसिस भी करेंगे, जिस तरीके से वो बना हुआ है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जंगल्स हैं, प्लेन्स, हर एक टाइप का वॉरफेयर आपको वहां पे लड़ना पड़ेगा। और फिर आप जब अंदर जाते हैं तो बॉडी बैग्स की भी बात आती है। अफगानिस्तान के एग्जाम्पल अमेरिका के सामने है, वियतनाम का एग्जाम्पल है। तो वो अपनी गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते थे। अब ट्रंप ने जब ये इस इजराइल के इन्फ्लुएंस पर डिसीजन लिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और इसकी वजह है आज अमेरिका में, अमेरिकन इकोनॉमी में इजराइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस अमेरिकन भी देखें, जहां जहां पे इनके जो सेनेटर्स की फंडिंग होती है या जब इनके इलेक्शन होते हैं, उसमें जो ये जो इसको अमेरिका में एक्चुअली बस गए ज्यूज, अब इनका बहुत बड़ा क्लाउड है। और ये कोई इट्स ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज के इसको इजराइल किस तरीके से अमेरिकन इसको इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए ये जो जू लॉबी है, गवर्नमेंट में भी है और कांग्रेस में भी है, हर एक जगह है जू लॉबी। ये हर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप तो जानते हैं कि ट्रम्प का सन इन लॉ वगैरह ये सारे लोग ज्यूज हैं, तो आपको ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए इजराइल पे यूएस शुरू से ही 1947-48 से भी अगर आप देख लें, तो इसको इजराइल से बहुत जुड़ा हुआ है अमेरिका। और जो भी डिसीजन होगा अमेरिका का आने वाले वैसे भी पर्सनल मैटर हो गया है, सन इन लॉ है वहाँ के इजराइल के, और वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तमाम मीटिंग्स में भी वो नज़र आते हैं, तो ये तो पर्सनल हो गया है। लेकिन ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, मिडिल ईस्ट की आग तभी बुझ सकती है जब तीनों देश बैकआउट कर ले। इजराइल कह रहा है कि हम तो ईरान के साथ उलझे रहेंगे, अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है, जो हम समझते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में इजराइल भी तो चुनावी फेज में रहेगा। तीनों देश बैकआउट कर दें, कमाल, मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि वैसे चमत्कारों का देश है हिंदुस्तान, कैसा कोई चमत्कार हो जाए तो। पर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि किस किस कंडीशन पे ये सारे देश अपने अपने वापस जा सकते हैं एज ऑन डेट। देखिए, जो सबके लिए बहुत इजी है, अमेरिका
सिर्फ इस बात पे एग्री हो सकता है, जहां से फंसे जैसे फंसे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि प्री February 28 की जो पोजीशन थी मिडिल ईस्ट में, अगर अमेरिका को वो फ्री हैंड ऑफर कर दिया जाए कि जो था वो था, वैसे ही चलता रहेगा, कोई आगे चेंज नहीं होगा, मैं उन 14 पॉइंट्स की या 10 पॉइंट्स की डील की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अमेरिका बाहर हो सकता है इससे। अगर ईरान ये बोल दे कि मेरे न्यूक्लियर जो असेट्स हैं या जो मेरी मिसाइल इन्वेंट्री, लॉन्ग रेंज मिसाइल इन्वेंट्री का जो प्रोडक्शन है, ये अंडर एक IAEA की वॉच में या UN की वॉच में जैसे भी होता है कि ठीक है मैं उनके अंडर में ये काम करूंगा, मिसाइल इन्वेंट्री को तो नहीं रोक पाओगे, न्यूक्लियर को रोक सकते हैं। तो अगर ईरान बोल देता है तो इजराइल बैकफुट पे आ जाएगा, और अगर इजराइल ये बोल देता है कि मैं अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को अभी होल्ड पे डालता हूं, प्रोवाइडेड ईरान अगर इन प्रॉक्सीज को मदद देना बंद कर दे, तो और पैलेस्टीन स्टेट पे हम बात करने के लिए तैयार है। ये बहुत छोटे सिंपल तरीके हैं जो डिप्लोमेसी से हल किए जा सकते हैं। अब ये होंगे क्यों नहीं हल? ट्रम्प साहब की ईगो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट कम बिजनेसमैन ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है कि उन्हें इस वॉर से नुकसान हो रहा है? भाई साहब, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है क्रूड ऑयल को, जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता था। अमेरिका अपना तेल ज्यादा में बेच रहा है। ट्रम्प साहब एक ट्वीट करके $500 करोड़ कमाते हैं एक दिन में, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है उधर दुबई में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप इन्वेस्टिगेट कराइए ना। तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प साहब का कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें। ट्रम्प साहब जब रिटायर होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट से, तो उनके असेट कम से कम 1000 गुना ज्यादा हो चुके होंगे तब तक। तो बात यह है कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वन ऑफ द ग्रेट नेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां पे, और वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए प्रेशर में आएंगे। और आपको लगता है मिडिल ईस्ट में ये जो बम मारे जा रहे हैं बहरीन पे, कतर पे, इनको फर्क पड़ता है? क्यों फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा अमेरिका का कम, ट्रम्प का पर्सनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तभी मैंने कहा कि ये तो पर्सनल वैसे भी हो गया है, और उनके सन इन लॉ हर मीटिंग में नजर आते हैं। लेकिन हकीम रजा जी, अब 3 शर्तें फिर 6 शर्तें रख दी गई हैं ईरान की तरफ से। ईरान को लगता है कि वो स्वीकार हो जाएंगी और ये युद्ध रुकेगा? नहीं, ये जब तक उनके पूरे शर्तें कंप्लीट नहीं होते, युद्ध बैकआउट होने वाले नहीं है। वो तो क्लियर बोल दिए हैं कि ये हमारे, क्योंकि अभी नहीं है, जंग शुरू होने से पहले ही जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने साफ तौर पे बता दिया था कि जंग आप शुरू कर सकते हैं, मगर खात्मा हम ही करेंगे, तो हमारे शर्तों पे खत्म होगा। तो ये कंफर्म है कि उनकी जब तक शर्तें नहीं मानेंगे वो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलते थे ना वो ऐसे हो रहा है। अमेरिका ही बैकफुट पे आ रहा है। अमेरिका, जैसे कि आपके पैनलिस्ट बता रहे थे कि वो पर्सनल अपना मुफाद, उनके उस पर्सनल मुफाद पे भी पूरी जगह, अभी इसके बाद पूरी तरह ईरान ने बता दिया है कि जहां जहां भी ट्रम्प के इंटरेस्ट है सबको मारेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। वो मारते जा रहे हैं। और कभी भी एक चीज हमारे पैनलिस्ट को भी बता देता हूँ, ईरान समझता है 51 स्टेट ऑफ अमेरिका का इसराइल है। वो अमेरिका और इसराइल को जुदा कभी भी नहीं समझते। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।